हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री एक्स वाई जेड। जैसा कि आप सभी का यूपी कैट का एग्ज़ाम जो कि 12 और 13 को था हो चुका है। ठीक, आप सभी बच्चे रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे हैं। ठीक, लगभग 31 अगस्त को रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक, अब रिज़ल्ट के बाद अब सभी बच्चों के मन में एक आशंका रहती है कि इसमें काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक, और बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि काउंसलिंग क्या है। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में काउंसलिंग के पूरा स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। काउंसलिंग इसमें कहाँ से मतलब कैसे होती है, ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है। ठीक, और यहाँ पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने तक सब चीज़ बताऊँगा। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग यहाँ पर कैसी होती है। ठीक, ये जो मैं बताऊँगा ये पूरा SBPUET मेरठ यूनिवर्सिटी द्वारा जो मतलब कि पहले इन्फॉर्मेशन निकाला गया था, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला गया था, उसी के बेस पर बता रहा हूँ। इसमें मैं कोई भी अपने द्वारा दी गई जानकारी नहीं बताऊँगा। ठीक, जिससे कि आपको कोई आगे दिक्कत हो सके। तो वीडियो ये थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा काउंसलिंग के बारे में बताऊँगा कि यहाँ पर काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करते हैं, जिससे उनको ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में कोई दिक्कत ना हो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक, तो लिखा है यहाँ पर जैसे कि ऑनलाइन काउंसलिंग की पद्धति। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए ऑनलाइन काउंसलिंग करवाने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आपके पास एक पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिया था। ठीक, ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये भी ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो कि आपने फॉर्म भरते समय दिया था। ठीक, और रोल नंबर होना चाहिए जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, और जन्म तिथि ये भी आपके एडमिट कार्ड में ही लिखी रहेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मान लो कि आपका जो फॉर्म है, ठीक, क्या कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। ठीक, और आपके आधार कार्ड में अगर कुछ और हैं तो अभी टाइम है, आप जल्दी से आधार कार्ड अपना करेक्शन करवा सकते हैं, क्योंकि आगे जब ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है कि आपका जो आधार कार्ड और मतलब वो जो एप्लीकेशन फॉर्म में दूसरा दूसरा जब मतलब कि डिसमैच हो जाता है डेट ऑफ बर्थ, तो थोड़ी दिक्कत होती है, जिससे कि काउंसलिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक, इससे आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए रहते हैं वो मतलब वेरिफिकेशन जब होता है तो वो अनसक्सेसफुल मतलब अनअपलोडेड बता देते हैं। ठीक, तो ये थोड़ी दिक्कत होती है। तो आपको मतलब ये सब ना दिक्कत ना झेलते हुए आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड ठीक करवा लेना होगा। ठीक, मैंने आपको अपने आपकी सुविधा के लिए बता दिया। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरे नंबर पॉइंट की, तो लिखा है अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में अधिकतम साइज 1 MB रखना होगा। मतलब कि आपने जो अगर अंडर ग्रेजुएट के हैं तो आपको हाई स्कूल और जो इंटर की मार्कशीट होती है, ठीक, उनका जो PDF आपको स्कैन करके रखना होगा। इसका अधिकतम साइज कितना होना चाहिए, 1 MB होना चाहिए। ठीक, और आपको इस प्रकार से स्कैन करना होगा कि उसमें एक एक अक्षर साफ साफ दिखाई दे, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर उनको कोई भी अक्षर समझ में नहीं आता या कुछ मतलब कि समझ में नहीं आता है तो वे उसको वो कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो इसलिए ऐसे आप स्कैन कीजिए कि जिसमें कि सब अक्षर आपको साफ साफ दिखाई दे, तभी आप अपलोड कीजिए। ठीक, और अगर अब प्रश्न मतलब अगर हम तीसरे उसकी बात करते हैं, तीसरे नंबर पॉइंट की, तो लिखा है यदि अभ्यर्थी ने, ठीक, आवेदन आरक्षण जाति दिव्यांग जाति मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के, और फ्रीडम फाइटर और डिफेंस पर्सन, और अगर स्पोर्ट पर्सन है या कृषि विश्वविद्यालय मतलब कि यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप पुत्र पुत्री पति पत्नी कोई भी हैं, ठीक, और उससे आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास स्कैन PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। 1 MB से रखना सुरक्षित, मतलब कि इसमें 3 नंबर पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आप PWD या फ्रीडम फाइटर या डिफेंस पर्सन या स्पोर्ट पर्सन है, अगर आपने मतलब अगर
आपने सर्टिफिकेट वो लगाया है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक। और सर्टिफिकेट का अधिकतम साइज कितना होना चाहिए, 1 MB से कम। इसको भी वैसे ही स्कैन कराना होगा कि सब अक्षर इसमें साफ साफ दिखाई दे, ठीक। अब चौथे नंबर में देखते हैं क्या लिखा है। तो देखिए आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे जो मैंने अभी बताया कि समस्त प्रमाण पत्र इस तरह स्कैन होने चाहिए जिससे उसे पढ़ने में कोई असुविधा ना हो, ठीक। एकदम देखिए मैंने आपको पहले ही इसलिए बता दिया, ठीक। और अस्पष्ट रूप से स्कैन प्रमाण पत्र अस्वीकार्य है, ठीक। ये आप यहाँ पर आग खोल के देख भी सकते हैं, ठीक। तो ये तो था कि मतलब कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक। और अब अगर हम बात करते हैं कि अब ऑनलाइन काउंसलिंग का क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप मतलब बताते हैं क्या होता है ऑनलाइन काउंसलिंग में, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट, आपको कैंडिडेट मतलब आप जो हैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास 500 रुपये होने चाहिए, ठीक। 500 रुपये आपको यहाँ पर जमा करने होंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक। और 500 और प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज अलग से होगा, शायद जो 12 रुपये शायद अलग से भी देना पड़ता है, ठीक। तो आप अगर दुकान पर जाएंगे तो आप वो सब बताएंगे, ठीक, जितना आपको लगेगा। तो स्टेप नंबर 1 तो हो गया कि ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है कि जब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो निर्धारित डेट पर मतलब कि चॉइस फिलिंग की एक डेट देते हैं, ठीक। तो आपको निर्धारित डेट पर चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ती है। चॉइस फिलिंग में ये होता है कि जैसे कि पूरी यूनिवर्सिटी में मतलब चारों यूनिवर्सिटी पहले रहेगी हैं, तो आपको जो भी सीट लेनी होती है वहाँ पर आपको जैसे हमें CSA का एग्रीकल्चर लेनी होती है, ठीक। तो लिखा होता है मतलब चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और वहाँ पर लिखा होता है सीट का मतलब कि सीट लिखी होती है एग्रीकल्चर लेनी है कि हॉर्टिकल्चर लेनी है, ऐसे लिखा होता है। तो हम एग्रीकल्चर ले सकते हैं, अगर हमें एग्रीकल्चर लेना है तो एग्रीकल्चर लेंगे, ठीक। और ये भी लिखा होता है कि आप फ्री लेंगे कि पेड, तो आप अगर फ्री लेना है तो फ्री भी है, फ्री पर क्लिक करेंगे, ठीक। ऐसे ही आपको भरना होता है चॉइस फिलिंग में। और अगर हम अब स्टेप नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग बाय द कैंडिडेट, मतलब कि आपने जो चॉइस किया है अपने मन पसंद सीट भरी है उसको चॉइस को लॉक करने की मतलब कि स्टेप नंबर 3 है, ठीक। अब स्टेप नंबर 4 क्या होता है कि सीट अलोकेशन एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन बाय द एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी, ठीक। मतलब कि जैसे कि आपने चॉइस लॉक कर दी, ठीक। अब स्टेप नंबर 4 क्या आता है कि आपके द्वारा जो सीट भरी गई है अगर आपके रैंक के हिसाब से वो सीट आपको मिल रही है, ठीक। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सीट अलोकेशन का रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक। तो अगर रिजल्ट में आप अपना लॉगिन करके देखेंगे अगर सीट आपको मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो आपको दूसरी काउंसलिंग करानी पड़ेगी, ठीक। तो स्टेप नंबर 4 है कि मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से सीट का मतलब कि रिजल्ट निकाला जाएगा, ठीक। और अब स्टेप नंबर 5 में क्या है तो देखते हैं कि स्टेप नंबर 5 में है डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बाय द कैंडिडेट, ठीक। अब आपको मेन बात अब आती है कि आपको जब मतलब कि रिजल्ट निकल जाएगा और आपको सीट मिल जाएगी तो आपको अपना डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। और स्टेप नंबर 6 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी, एग्ज़ाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका जो मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा, ठीक। और अब है स्टेप नंबर 7 कि रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट, फिर आपको एक बार डॉक्यूमेंट अपना फिर वेरिफिकेशन करने के लिए सबमिशन करना पड़ेगा, ठीक। तो स्टेप नंबर 7 में ये लिखा है। और स्टेप नंबर 8 में है वेरिफिकेशन बाय द रीसबमिट, मतलब कि रीसबमिट में क्यों किया था कि आपका अगर कोई वो है क्या मतलब कि कोई रद्द हो चुका था तो उसमें आप उसे आप दोबारा बनवा कर फिर से मतलब कर सकते हैं, ठीक, अपलोड। उसके लिए स्टेप नंबर 7 है, ठीक। स्टेप नंबर 8 में आपने जो मतलब कि रीसबमिशन किया था फिर से अपलोड किया था उसका वेरिफिकेशन स्टेप नंबर 8 में किया जाएगा, ठीक। स्टेप नंबर 9 में क्या होता है सिक्योरिटी फी डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट, अगर आपको सीट मिल जाती है, ठीक, तो आपको क्या करना होगा फीस के मतलब सिक्योरिटी फीस 5,000 रुपये, लगभग 5,000 रुपये होती हैं, ठीक। अगली बार तो 5,000 रुपये थी, इस बार भी लगभग 5,000 रुपये ही होगी, ठीक। तो 5,000 रुपये आपको सिक्योरिटी फीस देनी पड़ती है सीट के लिए, ठीक। तो और स्टेप नंबर 10 क्या है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड बाय द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट के द्वारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड मतलब कि स्टेप नंबर 10 में है, ठीक। मतलब कि कैंडिडेट जो होगा वो अलॉटमेंट लेटर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकता है कहाँ से, वेबसाइट से, ठीक, यूपी कैडेट की ऑफिशियल वेबसाइट से। और लिखा है स्टेप नंबर 11 रिपोर्टिंग एज एट रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी बाय द कैंडिडेट, आपको जिस यूनिवर्सिटी में सीट मिली है आप वहाँ पर जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, ठीक। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी तो वैसे ही बताया कि 11 स्टेप में आपको बताया, और मैं अब इसका पूरा विस्तार पूर्वक बताऊँगा कि क्या क्या
कैसे कैसे होता है, ठीक। तो जैसा कि लिखा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट, क्या किस प्रकार से आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि बहुत ही बच्चों को दिक्कत होती है रजिस्ट्रेशन करने में, ठीक। यहाँ पर मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। एक भी कोई दिक्कत अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं और मैं उसका आंसर तुरंत दूंगा, ठीक। तो लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभाग हेतु तो अभ्यर्थी को पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं तो आपका पंजीकरण बहुत ही आवश्यक है। अगर आप पंजीकरण नहीं करवाते हैं तो आपका काउंसलिंग ही नहीं होगी, ठीक। अब दूसरा लिखा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण हेतु www.upcadetadmissions.org पर पासवर्ड क्रिएटर फॉर काउंसलिंग के लिंक को क्लिक करना होगा। मतलब कि जब आप upcadetadmission.org की वेबसाइट खोलेंगे, ठीक, और वहाँ पर जब अपने आपको लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा पासवर्ड क्रिएटर फॉर काउंसलिंग, ठीक। तो आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक। अब लिखा है अगले पेज पर अपना प्रोग्राम रोल नंबर और जन्म तिथि अंकित कर और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा, ठीक। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना प्रोग्राम भरना होगा। क्या भरना होगा? प्रोग्राम भरना होगा, फिर रोल नंबर भरना होगा, ठीक। फिर रोल नंबर भरना होगा, फिर और जन्म तिथि आपको भरनी होगी, DOB भरना होगा, ठीक। और ये सब जैसे ही अंकित करके मतलब ये सब भर देंगे और जनरेट ओटीपी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करें, ठीक। और उसके बाद तुरंत ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को अंकित कर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, ठीक। तो देखिए आप रुके, मैं एक सौ नीचे कर लेता हूँ, ठीक। तो देखिए जैसे ही आप किस पर क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ठीक। जनरेट ओटीपी मान लीजिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी जाएगा, ठीक। ओटीपी जाने के बाद उस ओटीपी को आप उसी पर मतलब कि लिखें और तुरंत ही प्रोसीड पर क्लिक कर दें, ठीक। प्रोसीड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगले पेज पर अपना पासवर्ड अंकित करके मतलब कि जब जो दूसरा पेज खुलेगा वहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड मतलब पासवर्ड बनाना होगा और सेव पासवर्ड पर क्लिक करना होगा, ठीक। सेव पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। अब आगे लिखा है अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए अपने रोल नंबर, जन्म तिथि एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन करें, ठीक। मतलब कि फिर अब क्या होगा कि अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए अपना रोल नंबर, जन्म तिथि और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको इस्तेमाल करके लॉगिन भी कर सकते हैं, लॉगिन करें, ठीक। फिर क्या होता है 6 नंबर में क्या होता है अभ्यर्थी को प्रत्येक काउंसलिंग के लिए प्रति राउंड 500 रुपये नॉन रिफंडेबल, मतलब ये जो 500 रुपये होते हैं नॉन रिफंडेबल होते हैं, ठीक। या नॉन रिफंडेबल होते हैं, ये मतलब वापस नहीं आते हैं, ठीक। ऑनलाइन जमा करना होगा अभ्यर्थी द्वारा, ट्रांजैक्शन चार्ज अतिरिक्त दिया होगा, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अतिरिक्त दिया होगा, ठीक। और अब क्या है स्टेप नंबर 2 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट, ठीक। क्या आता है ऑनलाइन चॉइस फिलिंग बाय द कैंडिडेट में देखिए अब क्या इसमें लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों में यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि कलर थोड़ा तो लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण निर्धारित तिथि में हो गया है, मतलब कि जिनका पंजीकरण मतलब कि हो चुका है, ठीक। अब ऐसे अभ्यर्थी स्टेप 2 ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करें और अगले पेज पर अपना रोल नंबर, विषय, जन्मतिथि, पासवर्ड अंकित करके लॉगिन करें, ठीक। मान लो कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक। अब आप अगले दिन जब जो एक निर्धारित डेट दी रहेगी वहाँ पर मतलब उस डेट को जाकर आप ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक। अगर आपने पंजीकरण नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ये स्टेप नहीं फॉलो कर सकते, ठीक। क्योंकि आपने जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो आप क्या होगा, ठीक। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक। तो ऐसे अभ्यर्थी स्टेप नंबर 2 पर जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे पर मतलब कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग पर क्लिक करें, ठीक। और अपना मतलब कि रोल नंबर, विषय, जन्मतिथि, पासवर्ड अंकित सब करके लॉगिन करना होगा, ठीक। और अब लिखा है कि प्रश्न मतलब कि अब लिखा है दूसरा नंबर पॉइंट लिखा है अगले पृष्ठ पर आपके आवेदन का पूरा विवरण खुल जाएगा। मतलब कि अगले जैसे ही आपका दूसरा पेज खुलेगा, इंटरफेस ऐसा खुलेगा जिसमें आपका पूरा डिटेल दी होगी, ठीक। यहाँ पर आपकी फ़ोटो लगी होगी, यहाँ पर अपना आपका नाम होगा, पिता का नाम होगा, ग्रुप होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, ऐसे ऐसे करके सब पूरा डिटेल आपकी खुल जाएगी, ठीक। उस विवरण में को मिलाने के बाद चॉइस लॉक बटन मतलब कि उस विवरण को मिलाने के बाद चॉइस लॉक बटन पर क्लिक करें, ठीक। चॉइस लॉक बटन पर क्लिक करें और फिर अगले पृष्ठ पर चॉइस फिल करने का फॉर्म खुल जाएगा, ठीक। चॉइस लॉक पर क्लिक कर दें, ठीक। अब लिखा है ऑप्शन नंबर मतलब अब तीसरा लिखा है कि अगले पृष्ठ पर चॉइस फिल करने का पूरा फॉर्म खुल जाएगा, ठीक। आपकी योग्यता एवं शैक्षणिक अर्हता के अनुसार मतलब कि आपके रैंक के हिसाब से आपको वरीयता क्रम में कृषि मतलब विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा जिस क्रम में विश्वविद्यालय, कॉलेज, विषय, फ्री सीट, पेड सीट का चुनाव किया जाएगा उसी का क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जाएगा, ठीक।
चॉइस भरते समय अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान देना होगा कि सर्वप्रथम फ्री सीट, उसके बाद पेड सीट का चुनाव करें। मान लो कि अगर आपको पेड सीट भी लेनी है, ठीक, तो सबसे पहले आपको फ्री सीट भरनी है, ठीक ठीक, क्योंकि इस मतलब यूपी कैडर का नियम है कि अगर आपको पेड सीट भी लेनी है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्री सीट न भर मतलब फ्री सीट भरनी होगी, पेड सीट पहले नहीं भरनी होगी, ठीक। लिखा है कि चौथा नंबर में क्या लिखा है, चॉइस करने के बाद सेव बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अंदर एक से अधिक बार सेव कर सकता है। मतलब कि ये नहीं कि आप एक बार आपने सेव कर दिया तो आप दोबारा सेव नहीं कर सकते। आपको मतलब उसी डेट के अंदर लगभग आप मतलब कि जितनी मर्जी बार उसे सेव कर सकते हैं, ठीक, अपने हिसाब से। तो अगर अब हम स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, तो स्टेप नंबर 3 में लिखा है ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग बाय द कैंडिडेट। मतलब कि अब इसमें स्टेप नंबर 1 में लिखा है अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि के अंतर्गत चॉइस लॉक करना होगा। मतलब कि जो डेट दी होगी वहाँ पर आपको चॉइस लॉक उस समय करना चाहिए, ठीक। अगले पृष्ठ पर आपके द्वारा मतलब कि चॉइस किए गए विश्वविद्यालय, कॉलेज, विषय, फ्री सीट, पेड सीट का प्रिंट व्यू आ जाएगा और उसकी एक प्रिंट प्रति आपके पास सुरक्षित रख लें, ठीक। मतलब क्या होगा है, लिखा है कि अगले पृष्ठ पर मतलब कि जो अगला पेज खुलकर आएगा चॉइस लॉक करने के बाद उसकी एक मतलब कि वो क्या प्रिंट निकल के आएगी। आपने जो जो भरा है उसकी एक प्रिंट निकल आएगी, ठीक। जो जो यूनिवर्सिटी जो जो सब्जेक्ट भरा है उसका प्रिंट को आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना होगा, ठीक। अब लिखा है स्टेप नंबर 4 में सीट अलोकेशन एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन बाय द एग्जाम कंडक्टिविटी यूनिवर्सिटी। इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी को मेरिट एवं चॉइस फिलिंग के अनुसार आवंटित सीट का परिणाम निर्धारित तिथि को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब जो डेट दी गई होगी उस डेट पर ही मतलब कि इसका परिणाम है, जो सीट का परिणाम है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक। स्टेप नंबर 5 में क्या लिखा है, तो स्टेप नंबर 5 में लिखा है कि डॉक्यूमेंट अपलोड बाय द कैंडिडेट, ठीक। लिखा है कि मतलब कि डॉक्यूमेंट अपलोड बाय द कैंडिडेट एवं लिखा है ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभाग हेतु अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य होगा, ठीक। ऑनलाइन काउंसलिंग में सहभाग है तो अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट फिर आपको अपलोड करना होगा। और इसमें दूसरा लिखा है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के लिए अपने रोल नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड का इस्तेमाल करके पहले लॉगिन आपको करना होगा। फिर अभ्यर्थी अपने समस्त प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक, जाति और ट्रांसफ़र टीसी जिसे कहते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र, दिव्यांग, पीडब्ल्यूडी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, खिलाड़ी और अगर डिफेंस पर्सन है तो आप का सर्टिफिकेट, और अगर आप मतलब यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के पुत्र पुत्री पति पत्नी हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, ठीक। पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड निर्धारित तिथि में ही करना सुनिश्चित, जो डेट दी गई हो उसी डेट में आप कर सकते हैं, अन्यथा आपका जो अपलोड नहीं होगा, ठीक, डॉक्यूमेंट। तो अब स्टेप नंबर 6 में आप देख पा रहे होंगे लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी। सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट अपलोड किए गए प्रमाण पत्र का सत्यापन सरदार मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट यूनिवर्सिटी होगी वो मतलब कि इसका वेरिफिकेशन करेगी, ठीक। परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात आपके मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी पर मैसेज आएगा, ठीक। लॉगिन आईडी पर मैसेज आएगा। अभ्यर्थी उसी दिन से निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस जमा करने के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि तक उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब कि आपको अगर मैसेज आ जाता है, जब वहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है तो मैसेज आ जाता है, ठीक। तो आपको निर्धारित तिथि के अनुसार ही मतलब आपको क्या 5,000 रुपये देने होंगे, ठीक। फिर जो अलॉटमेंट रहता है मतलब कि सीट को सिक्योरिटी के लिए मतलब कि आपको 5,000 रुपये देने होंगे। हाँ, यहाँ पर 5,000 मैंने बताया था ना, 5,000 तो 5,000 है, ठीक। और फिर आप प्रोविजनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक। एडमिट कार्ड नहीं, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा और फिर इस अलॉटमेंट लेटर और सब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हो गए सब लेकर आपको यूनिवर्सिटी में जहां आपको मिला है वहां पर जाना होगा, ठीक। लिखा है वेरिफिकेशन के समय यदि कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है अभ्यर्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर, लॉगिन आईडी पर मैसेज आएगा। अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के अंदर ही अपने मोबाइल नंबर मैसेज बॉक्स को, लॉगिन आईडी को ओपन करके निरंतर अवलोकन करता रहे, ठीक। मतलब ऐसे अपलोड करें कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। और अगर दिक्कत हो भी जाती है तो आप दोबारा अपलोड कर सकते हैं, नहीं। अब लिखा है कि स्टेप नंबर 7 लिखा है कि री सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट, ठीक। तो लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित समय में सही डॉक्यूमेंट का रीअपलोड फिर करना होगा, आपको रीअपलोड दोबारा करना होगा, ठीक। और फिर स्टेप नंबर 8 में फिर वेरिफिकेशन और रीसबमिटेड रिमेनिंग डॉक्यूमेंट बाय द एग्जाम कंडक्टिंग यूनिवर्सिटी। मतलब कि जो फिर से वो जो आप दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे उसका फिर दोबारा यहाँ पर वेरिफिकेशन करेगी, ठीक।
तो लिखा है परीक्षा आयोजक विश्वविद्यालय द्वारा री अपलोड डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किए जाएगी। शैक्षिक अर्हता विवरणिका के अनुसार नहीं होने की दशा में किसी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाए। ठीक, मतलब शैक्षणिक अर्हता सूचना विवरणिका के अनुसार नहीं होने पर अगर मान लें कि शैक्षणिक अर्हता अगर आप सूचना विवरणिका के अनुसार नहीं है, ठीक, मतलब उसके साथ नहीं, मतलब उसके हिसाब से नहीं है, तो आपका प्रवेश किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, अब स्टेप नंबर 9 क्या है? स्टेप नंबर 9 लिखा है कि अभ्यर्थी मतलब सिक्योरिटी फीस डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट, मतलब जिन अभ्यर्थी को काउंसलिंग के दौरान सीट आवंटित हो चुकी होती है उन अभ्यर्थी द्वारा 5,000 नॉन रिफंडेबल, ये भी नॉन रिफंडेबल ही होता है, सिक्योरिटी फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। ठीक, अभ्यर्थी को ट्रांजेक्शन चार्ज अतिरिक्त दे होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड बाय द कैंडिडेट। ठीक, सिक्योरिटी फीस जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकता है। ठीक, मतलब कि जब आपने 5,000 रुपये दे भी दिए और मतलब कि फिर निर्धारित तिथि को आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, और स्टेप नंबर 11 क्या लिखा है कि रिपोर्ट एज रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी बाय द कैंडिडेट। तो लिखा है अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज पृष्ठ संख्या 59, मतलब मैं आपको वो भी दिखाऊंगा के अनुसार आवंटन पत्र अलॉटमेंट लेटर एंड डिपॉजिट सिक्योरिटी फीस की रिसिप्ट के साथ संबंधित विश्वविद्यालय में निर्धारित तिथि हो जाएगा। ठीक, प्रथम बार में सीट आवंटित होने के बाद अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात ही अपग्रेडेशन का लाभ लेना होगा। मैं आप एक अपग्रेडेशन की अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपग्रेडेशन के बारे में पूरा A to Z बताऊंगा। ठीक, तो संबंधित विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र की जांच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी, मतलब कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसकी अब असली सब चीज़ लेकर जाना पड़ेगा। ठीक, सूचना विवरणिका में अंकित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक, और नंबर 4 लिखा है ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन काउंसलिंग के अगले चरण में सहभागी होना चाहते हैं वह अपनी सहमति संबंधित विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें। मतलब कि आपने कौन सीट जो मान लो पेड सीट मिली है और आप फ्री सीट लेना चाहते हैं तो आपका अपग्रेडेशन होना मतलब कि किया जाएगा। ठीक, तो अपग्रेडेशन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपग्रेडेशन के बारे में A to Z समझाऊंगा। ठीक, तो ये थे मतलब कि काउंसलिंग का पूरा सिस्टम की कैसे काउंसलिंग होती है, मैंने आपको A to Z पूरा काउंसलिंग के बारे में बताया। ठीक, कि कैसे होती हैं। अगर आपको किसी और विषय पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें जिससे कि उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो अब मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।